Welcome to RISE, Radha Inspired Smart Education. I am Rashmi and in this video we will study class 12th chapter 1st, Introduction to Macroeconomics. So let's start today's topic. Firstly, if we go through the content, what we will do in this video, the first topic is meaning of macroeconomics, second is how macroeconomics emerge, third the Great Depression 1929. The fourth topic is the difference between macro and microeconomics, how they are different from each other. And the fifth one is scope and significance of macroeconomics. So let's start. If we come to the first topic, then that is our meaning of macroeconomics. मैक्रो का सिंपली मीनिंग है लार्ज. मैक्रो मीन्स लार्ज. एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी स्टडी जो होल सिस्टम की स्टडी कर रही है. हम इसमें लार्जर कॉन्सेप्ट जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इस टाइप के लार्जर जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से ही लिया गया है, एज लाइक द माइक्रो जो आपने क्लास 11th में पढ़ा. और टोटल जो एग्रीगेट्स हैं उनकी स्टडी करना. माइक्रो में जो हम छोटे वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, उन इंडिविजुअल यूनिट को मिला के जो एग्रीगेट्स बनते हैं, टोटल बनता है, उसको हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. इफ़ वी गो टू द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन वही बताएगी कि इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है. मैक्रो इकोनॉमिक्स के की फीचर्स की बात करें तो इसमें हम नेशनल लेवल पे एग्रीगेट जो है स्टडी करते हैं. ये ऐसे वेरिएबल्स जिसमें हम जो नेशनल लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे रहेंगे, जिसमें नेशनल इनकम, जीडीपी, प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, इस टाइप की चीज़ें आएगी, उनको स्टडी करेगा. ओवरऑल ग्रोथ जो इकोनॉमी की है इससे कंसर्न रहेगा. और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है. फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम जेएम किन्स को मानते हैं क्योंकि इन्होंने ही ये टर्म दी थी. कब दी थी ये हम बाद में देखेंगे इसी क्लास में. नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमर्ज क्यों हुआ. ऐसी क्या हमें ज़रूरत थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एमर्ज हुआ. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एमर्ज इसलिए हुआ क्योंकि जो जेएम किन्स थे उन्होंने 1929 से 1933 तक जो ग्रेट रिसेशन आया था, डिप्रेशन आया था, उसमें एक बुक लिखी थी जो 1936 में पब्लिश हुई थी, 1936 में लिखी गई थी. उस बुक का नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में लिखी थी. और इस बुक में उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे इकोनॉमिक्स का जिक्र किया था. ये क्यों एमर्ज हुआ? क्योंकि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया उस टाइम पर सिंपली यही समझा जा रहा था कि अगर जिस चीज़ की मार्केट जो है वो फ्री है, जिस चीज़ की डिमांड होगी सेल्फ रेगुलेटिंग है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और प्राइसेस भी अपने आप उसी हिसाब से, डिमांड ज़्यादा तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे, डिमांड कम तो प्राइसेस कम होंगे. तो मार्केट सेल्फ करेक्टिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएगी. हमारी क्लासिकल जो है थ्योरी कहती थी. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट टर्म के रूप में एमर्ज हुआ उससे पहले वहाँ पे प्रिवलेंट थी. और अनएम्प्लॉयमेंट को माना जाता था कि ये तो टेम्परेरी चीज़ है. बट 1929 के जो ग्रेट डिप्रेशन था उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी था, वो एक बड़ी चीज़ बन के आया सामने, जिस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म जो है वो सामने आई. गवर्नमेंट इससे पहले मानती थी कि कोई ज़रूरत नहीं है इंटरफेयर करने की, बट अब गवर्नमेंट को लगा कि चीज़ें अगर इस टाइप से चलेगी तो शायद गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस उसमें चाहिए. जब ये सारी चीज़ें कंबाइन हुई तो हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है वो फेल हो गई. और क्लासिकल थ्योरी फेल हुई तो एक नई टर्म जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया उसका एमरजेंस हुआ. क्लासिकल थ्योरी फेल क्यों हुई ये मैंने आपको बताया, क्योंकि 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो 3% से
25% हो गया था। मार्केट अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर ही नहीं पा रही थी, प्राइसेस और वेजेस एडजस्ट नहीं हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रहे थे, डिमांड कम हो रही थी, लोग चीज़ें खरीदना नहीं चाह रहे थे, वेजेस जो है वो लगातार कम हो रही थी, जो प्रोड्यूसर्स है वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वर्कर्स को निकाल रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। तो इन सब का जो आंसर था वो एक नई अप्रोच ने दिया, और नई अप्रोच किन्होंने दी थी? जेएम कीन्स ने। इसीलिए जेएम कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1936 में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अपनी बुक पब्लिश की थी, जो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में उन्होंने बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट ब्रांच के रूप में हम स्टडी करेंगे, और इससे हम जो हमारे ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो भी चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों को हम पहले से ही स्टडी करके उनके बारे में हम पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं उस बेस पे। किन्स ने एग्रीगेट डिमांड को बताया, उसके सॉल्यूशन बताए कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिरती है, अगर पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड है, कंबाइंड डिमांड है, टोटल डिमांड गिरती है तो आउटपुट भी गिरेगा, और आउटपुट गिरेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर अपनी जो है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में लोगों को कम हायर करेंगे, या जो लोग हायर कर रखे हैं उनको ले ऑफ कर देंगे। तो जब ये सारी चीज़ें होगी तो सॉल्यूशन क्या बताया कीन्स ने कि गवर्नमेंट को इसमें आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो है अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, उस एरियाज़ में जहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रही है वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमी को रिवाइव करना पड़ेगा। और इस अप्रोच को गवर्नमेंट इंटरवेंशन अप्रोच भी कहा गया। की पॉइंट इसमें क्या है कि किन्स से पहले कोई सेपरेट ब्रांच नहीं थी इकोनॉमिक्स की, कि हम माइक्रो और मैक्रो अलग अलग पढ़ते थे, नहीं, हम दोनों को एक ही तरह कंबाइन पढ़ते थे। किन्स की जो थ्योरी आई 1936 में, जो उनकी बुक आई, और ग्रेट डिप्रेशन जो आया, उन दोनों ने मिलकर एक नई टर्म को जन्म दिया जिसको हम आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रेट डिप्रेशन है 1929 में, वो क्या था, तो थोड़ा बहुत आपको उसका जो है प्रीव्यू मिल चुका है, बट स्टिल अगर हम देखें तो ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस थी जहाँ पे जो यूएस के जो स्टॉक मार्केट था वो एकदम से क्रैश हुआ। थर्सडे का दिन था, 24 अक्टूबर था उस दिन, तो उसको हम जो है ब्लैक थर्सडे भी मानते हैं। और धीरे धीरे जब ये एक कंट्री में हुआ तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फिर ये यूरोप में फैला, यूरोप की वजह से फिर ये बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी हो गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से कंट्रीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ग्रेट डिप्रेशन के कोजेस क्या क्या थे? कोजेस थे कि एग्रीकल्चरल जो गुड्स थी वो ओवर प्रोड्यूस की थी उस टाइम पे लोगों ने, और जब ओवर प्रोड्यूस होगी कोई चीज़ तो उसकी डिमांड जो है नहीं रहेगी उतनी, क्योंकि प्रोडक्शन ही ज़्यादा है। डिमांड हो सकता है जितनी थी उतनी हो, पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर उन चीज़ों को कोई भी कंज्यूम नहीं करेगा, जितना कर रहा है उतना ही करेगा, तो बाकी का जो स्टॉक था वो क्रिएट होता गया। जो ऐसी कंट्री जो कि वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके जो मार्केट्स थे वो वीट से भरे पड़े थे, फार्मर्स जो थे उनकी इनकम नहीं जो है थी, क्योंकि इनकम क्रैश हो गई थी, लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे थे, लोगों ने अंडर कंजम्पशन यूज किया। क्यों? क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को खरीदना, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो थी वो क्रैश हो गई थी, चीज़ें महंगी हो रही थी और कुछ लोग उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा था, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि गुड्स अनसोल्ड थी, तो सोच रहे थे जो प्रोड्यूसर है कि शायद और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके हम चीज़ों को और बेटर कर सके। और पहले ही इन्वेस्टमेंट जो और प्रोडक्शन हुआ वो इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हुआ था। स्टॉक मार्केट में जो स्पेकुलेशन की वजह से, सट्टेबाजी की वजह से स्टॉक मार्केट भी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रही, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो ही गया था, बैंक फेल हो रहे थे, जो क्रेडिट था वो लोग ले ही नहीं रहे थे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट तो तब लेंगे ना, कोई भी लोन वगैरह तो तब लेंगे जब वो उसको चुका पाएंगे। जब उनको ले ऑफ किया जा रहा था, वो अनएम्प्लॉयड थे, तो वो क्रेडिट कहाँ से लेंगे? क्या क्या इफेक्ट हुए हमारे ग्रेट डिप्रेशन के? फर्स्टली, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अनएम्प्लॉयमेंट जो 3% था उस टाइम पे 1929 में, वो 1933 तक 25% चला गया था यूएसए में। मीन्स
एक वर्कर, 4 में से एक वर्कर के पास कोई जॉब नहीं थी। आउटपुट वो गिरा, यूएसए की जीडीपी, जो यूएस जीडीपी थी वो 33% गिर गई। बैंक फेल हो गए बहुत से, यूएसए में नहीं पूरी वर्ल्ड में ही बहुत से बैंक फेल हो गए। और जो वर्ल्ड ट्रेड था वो मोस्टली जो 65% वर्ल्ड ट्रेड था वो कोलैप्स हो गया। लोग अब वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो ट्रेड कर रहे थे बहुत पहले से, अब लोग ट्रेड नहीं कर रहे थे इतना। प्राइसेस फिर शार्पली गिरे, पहले तो प्राइसेस बढ़े, लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर जब ओवर प्रोडक्शन था तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है स्टॉक के रूप में रहने लगी, उससे प्राइसेस भी गिर गई। फर्म अपने प्रोडक्शन को कट कर रही थी तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, और अनएम्प्लॉयड लोग चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे। और ये कहाँ कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था यूएसए से, फिर यूरोप में, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये बहुत ही जल्दी फैल गया। और इसी ग्रेट डिप्रेशन ने जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी उसको रॉन्ग जो है प्रूव किया कि मार्केट अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकती। जो क्राइसिस थी उसने कहा कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा बीच में। नाउ कम टू द फोर्थ टॉपिक जो हमारा है वो डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो और मैक्रो जैसा कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। इसका फोकस जो है स्मॉल थिंग्स पे, इंडिविजुअल प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई, आउटपुट इंडिविजुअल पे मेनली रहता है, सिंगल यूनिट्स पे मेनली रहता है, 1 यूनिट पे रहता है। हम एग्जाम्पल देखें तो प्राइस ऑफ वीट, आउटपुट ऑफ अ फर्म। माइक्रो का स्कोप नैरो रहेगा क्योंकि सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी है, और माइक्रो के फादर एडम स्मिथ को कहा गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी का एज अ होल स्टडी करना, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। इसमें हम नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे फोकस रहेगा। एग्जाम्पल में हम देखें तो इंडिया की जीडीपी, जनरल प्राइस लेवल, ये सारी चीज़ें रहेगी। स्कोप, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइडर है एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइडर है एज कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जेएम कीन्स है। डिफरेंस में भी यही बेसिस दिए गए हैं कि किस वर्ड से लिया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस बिग ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पर दोनों का मीनिंग जो है अलग है, माइक्रो का स्मॉल, मैक्रो का लार्ज। माइक्रो के वेरिएबल आपका डिमांड है, इंडिविजुअल प्राइस है, सप्लाई है एक गुड की। मैक्रो में हम नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, इस टाइप की चीज़ें देखते हैं। माइक्रो में मेथड स्लाइसिंग मेथड यूज़ किया जाता है कि एक एक चीज़ को ही स्टडी किया जाता है, और मैक्रो में लंपिंग मेथड मतलब इकोनॉमी को एज अ होल लेके, एग्रेग्रेट लेके स्टडी किया जाता है। माइक्रो का स्कोप नैरो है, मैक्रो का स्कोप वाइड है। ऑब्जेक्टिव में हम देखें तो माइक्रो के ऑब्जेक्टिव है प्राइस को डिटरमाइन करना किसी एक सिंगल गुड के, फर्म में इक्विलिब्रियम सेटअप करना, और मैक्रो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रोथ है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस की स्टेबिलिटी है। एग्जाम्पल हम देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो प्राइस ऑफ राइस, वेज ऑफ अ वर्कर, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल में जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें आएगी। फादर जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ को माना जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जेएम कीन्स को माना जाता है। एक इम्पोर्टेंट नोट इसमें दिया है कि माइक्रो और मैक्रो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सारी माइक्रो टर्म मिलके ही मैक्रो टर्म बनाती है। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा वो स्कोप और सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। स्कोर कर लेते हैं जल्दी से। स्कोप मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? नेशनल इनकम एंड आउटपुट, कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो नेशनल इनकम को एनालाइज करता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, कितना टोटल आउटपुट है एक इकोनॉमी में, टोटल जीडीपी कितना है उसको ये कैलकुलेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, स्टडी करता है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है एक इकोनॉमी में, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। जनरल प्राइस लेवल, सारी चीज़ों का जो प्राइस है वो क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है या फिर डिफ्लेशन आ रहा है, मंदी आ रही है, क्या चीज़ें हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है कि इकोनॉमी किस रेट से ग्रोथ कर रही है, या फिर इकोनॉमी मतलब किस टाइप से बिहेव कर रही है, इकोनॉमी में डिप्रेशन तो नहीं है, इकोनॉमी बूम पे तो नहीं है, ये सारी चीज़ें बताता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताता है। मनी और बैंकिंग, मनी के बारे में बताता है कि चीज़ें कहाँ से कैसे क्या हो रही है, क्रेडिट कैसे जनरेट हो रहा है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सारी चीज़ों के बारे में ये हमें बताता है। गवर्नमेंट के बजट और फिस्कल पॉलिसी को भी ये
रेगुलेट करता है ये जो गवर्नमेंट का बजट है किस टाइप से होगा, टैक्सेशन पॉलिसी कैसे होगी, गवर्नमेंट कहाँ पे पैसे स्पेंड करेगी, कहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, कहाँ कम करेगी, बजट जो है उसके डेफिसिट को किस टाइप से जो है गवर्नमेंट कवर अप करेगी, कहाँ से लोन लेगी, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ये सारे टूल्स हैं गवर्नमेंट बजट के। बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है। सिग्निफिकेंस में हम देखें तो जो इकोनॉमी को समझने में मदद करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाने के लिए हेल्पफुल है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है इससे हेल्प ले सकती है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन को, मतलब महंगाई बढ़ रही है तो कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट इसके थ्रू, मंदी हो रही है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी, इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो मनी सप्लाई है मार्केट में उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी अपने टूल्स के थ्रू। टूल्स क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। प्रमोट करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रमोट होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम बेटर पॉलिसीज़ बना सकते हैं हमारी गवर्नमेंट, तो उससे हम चीज़ें और अच्छे से कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो अच्छे से हो पाएगा क्योंकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह हम इस टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th में आपका चैप्टर भी है। एक्सचेंज रेट्स वगैरह हम देखेंगे, ये भी चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारा ज़्यादा बेटर हो पाता है। एग्जाम के कुछ टिप्स है जो आपको मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स में मैंने दिए हुए हैं कि मैक्रो जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मीनिंग है लार्ज इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हम जे एन कीम्स को मानते हैं। 1936 में उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी जिस बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। ग्रेट डिप्रेशन जो है यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी 24 अक्टूबर 1929 को था, जिसको ब्लैक थर्सडे भी बोला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 3% से 25% तक बढ़ गया था 1929 से 1933 तक। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे कि मार्केट सेल्फ रेगुलेटिंग है, पर ग्रेट डिप्रेशन ने इन सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया। कीन्स ने कहा कि गवर्नमेंट को जो है स्पेंड करना चाहिए, अपनी जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाना चाहिए ताकि एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट किया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट मार्केट पे सारी चीज़ें छोड़ देगी तो चीज़ें ठीक नहीं रहेगी और ग्रेट डिप्रेशन जैसी जो है हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। माइक्रो स्लाइसिंग मेथड इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करती है, मैक्रो जो है होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करती है। माइक्रो और मैक्रो इंटरडिपेंडेंट है। मैक्रो जो है सारे एग्रीगेट्स हैं, माइक्रो वेरिएबल का ही सम है। मैक्रो जो हमारे एक इकोनॉमी को हम एज अ होल लेते हैं, माइक्रो की इंडिविजुअल यूनिट से मिलके ही बनती है। स्कोप में हमने देखा मैक्रो का स्कोप हम कहाँ कहाँ है कि नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, ग्रोथ, मनी, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड, इन सब चीज़ों के बारे में हम मैक्रो से जान सकते हैं। आई थिंक वी हैव डन फॉर द डे and hope you understand well. For more free educational videos, like, share and subscribe RISE. Thank you.